हेलो बच्चों, एसवीएन ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखो, आज का टॉपिक है अंड जनन या फिर oogenesis। युग्मक जनन के अंदर पढ़ रहे थे, दो भाग बताए थे। एक था वहाँ पे शुक्र जनन और सेकंड था वहाँ पे अंड जनन। शुक्र जनन की क्रिया वर्षण के अंदर संपन्न होती है और वहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है। अंड जनन की जो क्रिया होती है ये अंडाशय के अंदर संपन्न होती है और यहाँ पर किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। देखो, अंड जनन की जो क्रिया है ये कहाँ पे संपन्न होती है? अंडाशय के अंदर। और यहाँ पर निर्माण किसका होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। अंड जनन की क्रिया मैंने पहले भी बताया था मादा जनन तंत्र के अंदर कि अंड जनन की क्रिया भ्रूणीय अवस्था के अंदर प्रारंभ हो जाती है। भ्रूणीय अवस्था के अंदर आपको ये बताया था कि जब मादा भ्रूण 25 सप्ताह का होता है तो उसके अंदर अंड जनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। 25 सप्ताह का जो भ्रूण होता है, इस भ्रूण के अंदर यहाँ पर जो प्राथमिक oocyte होती है, प्राथमिक oocyte, इसका क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। और जो प्राथमिक oocyte है इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट इसकी भी अवस्था आती है। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर आ जाता है। कौन सी अवस्था के अंदर आ जाता है? प्राथमिक oocyte अर्धसूत्री विभाजन की फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, इसकी भी जो प्रोफेज फर्स्ट होती है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। इसके पश्चात इसका जो विकास होता है ये यहाँ पर रुक जाता है। भ्रूणीय अवस्था के अंदर प्रोफेज फर्स्ट के अंदर प्राथमिक oocyte के आने के पश्चात विकास रुक रहा है। ये विकास यहाँ पर प्रारंभ कब होगा? यौनारंभ के समय। यौनारंभ के समय वापस से जो प्राथमिक oocyte होती है इसके अंदर इसका डेवलपमेंट प्रारंभ होता है या फिर विकास प्रारंभ होगा। देखो, यौनारंभ के समय वापस प्राथमिक oocyte का क्या हो रहा है? यहाँ पर विकास हो रहा है। और जो प्रोफेज फर्स्ट यहाँ पे रुक गई थी अवस्था, ये क्या हो जाती है? यहाँ पे कंप्लीट होती है। या फिर जो प्रोफेज अवस्था थी ये क्या हो रही है? यहाँ पे संपन्न होती है। या आप ये भी बता सकते हो कि जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट था ये क्या हो जाता है? यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और जो सेकेंडरी oocyte होती है उसका क्या हो जाता है? यहाँ पर निर्माण हो जाता है या फिर द्वितीयक oocyte का निर्माण होता है। देखना, अंड जनन की क्रिया भ्रूणीय अवस्था के अंदर प्रारंभ हो जाती है। कब होगी? जब 25 सप्ताह का भ्रूण होता है, इस भ्रूण के अंदर प्राथमिक oocyte का निर्माण हो जाता है। प्राथमिक oocyte यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट के अंदर प्रवेश कर जाता है और उसके पश्चात इसका जो डेवलपमेंट है वो वहाँ पे रुक जाता है। दोबारा इसका विकास कब प्रारंभ होगा? जब किशोरावस्था के प्रारंभिक चरण या फिर यौनारंभ के समय जो प्राथमिक oocyte है इसकी जो प्रोफेज फर्स्ट थी, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जो मियोसिस फर्स्ट है ये क्या हो जाता है? यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाएगा। और सेकेंडरी oocyte या फिर द्वितीयक oocyte का क्या करता है? ये निर्माण करता है। अब देखना, अंड जनन की जो क्रिया है ये भी 3 चरणों के अंदर संपन्न होती है। अंड जनन की जो क्रिया है ये भी यहाँ पर कितने चरणों के अंदर संपन्न होती है? 3 चरणों में, जिसमें पहला चरण आता है यहाँ पे गुणन प्रावस्था का, दूसरा आता है इसमें वृद्धि प्रावस्था और तीसरी आती है इसमें परिपक्व प्रावस्था। देखो, अंड जनन की क्रिया भी शुक्र जनन की क्रिया के समान 3 चरणों के अंदर संपन्न होती है। पहली है गुणन प्रावस्था, दूसरी वृद्धि प्रावस्था और तीसरी है परिपक्वन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था के अंदर यहाँ पर जो मादा जर्म कोशिका या फिर आप ये भी बोल सकते हो प्राथमिक
oocyte जो कोशिका है, इस कोशिका में यहाँ पर समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके कारण इन कोशिकाओं की संख्या के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। देखो गुणन प्रावस्था के अंदर जो मादा जन्म कोशिका या फिर प्राथमिक oocyte कोशिका के अंदर निरंतर समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप इनकी संख्या में वृद्धि होती है। दूसरी आती है इसके अंदर वृद्धि प्रावस्था। सेकंड कौन सी आती है, वृद्धि प्रावस्था। देखो वृद्धि प्रावस्था के अंदर क्या होगा कि जो प्राथमिक oocyte है, प्राथमिक oocyte यहाँ पर आकार में वृद्धि करेगा, आकार में वृद्धि करेगा। क्यों कर रहा है, यहाँ पर ये भोजन का संग्रहण करेगा और अपने आकार के अंदर वृद्धि करता है। अंड जनन और शुक्र जनन की जो वृद्धि प्रावस्थाओं की तुलना करेंगे तो यहाँ पर अंड जनन की वृद्धि प्रावस्था लंबी अवधि की होती है, जबकि शुक्र जनन की जो वृद्धि अवस्था थी वो वहाँ पे अल्पकालिक थी। वृद्धि प्रावस्था के अंदर प्राथमिक oocyte आकार में वृद्धि कर रहा है, किसके कारण कर रहा है, भोजन के संग्रहण के कारण। और प्राथमिक oocyte किसके अंदर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर द्वितीयक oocyte के अंदर परिवर्तित हो जाता है। देखो जो द्वितीयक oocyte है इसका निर्माण हो रहा है यहाँ पे। ये जो द्वितीयक oocyte है आकार के अंदर क्या होगा, बड़ा होगा। अब बड़ा आकार क्यों हो रहा है इसका, भोजन संग्रहण के कारण है। अब भोजन का संग्रहण क्यों कर रहा है, क्योंकि निषेचन के पश्चात इसके द्वारा यहाँ पर पोषण प्रदान करने का कार्य भी किया जाता है। तीसरी जो अवस्था आती है वो आती है इसके अंदर परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था के अंदर क्या होगा कि जो सेकेंडरी oocyte होती है, इस oocyte के अंदर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। मियोसिस फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है या फिर पूर्ण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर एक तो बड़ी कोशिका बनती है और एक इसमें छोटी कोशिका बनती है। एक छोटी कोशिका बन रही है और एक बड़ी कोशिका। देखो परिपक्व अवस्था के अंदर जो सेकेंडरी oocyte होता है, इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट हो रहा है। अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर असमान व न्यूनकारी विभाजन होगा। असमान का मतलब बोल रहे हैं कि एक तो यहाँ पे बड़ी कोशिका बन रही है और एक यहाँ पे छोटी कोशिका बन रही है। दो कोशिकाएं बन रही है यहाँ पर, एक तो बड़ी कोशिका बन रही है और एक छोटी कोशिका। अब परिपक्व अवस्था के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, इसके पश्चात यहाँ पर अंडोत्सर्ग की क्रिया संपन्न होती है। और अंडोत्सर्ग की क्रिया संपन्न होगी तो ये जो अंडाणु होता है इसको उदर गुहा के अंदर मुक्त कर दिया जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड दो संपन्न होते हैं, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया, इसके पश्चात अंडोत्सर्ग की क्रिया हो रही है, अंडाणु उदर गुहा के अंदर मुक्त हो रहा है। निषेचन से तुरंत पहले यहाँ पर, निषेचन से तुरंत पहले इस अंडाणु के अंदर यहाँ पर जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड ये क्या होता है यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर एक तो क्या बनता है अंडाणु और एक क्या बनेगा यहाँ पे, सॉरी तीन यहाँ पे ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। देखो जो एक बड़ी जो कोशिका होती है इसे तृतीयक पुटक के नाम से जाना जाता है या फिर oocyte के नाम से जाना जाता है, जो कि अंडाणु के परिवर्धन का कार्य करती है। दोबारा देखना कि जो अंड जनन की क्रिया है इसके अंदर भी यहाँ पर शुक्र जनन के समान तीन अवस्थाएं आती है, जिसमें पहली आती है आपकी गुणन परावस्था।
गुणन का मतलब होता है संख्या में वृद्धि करना। सेकंड बताइए वृद्धि प्रावस्था, इसके अंदर कोशिका आकार में वृद्धि करती है। और तीसरी आती है इसमें परिपक्वन प्रावस्था, कोशिका यहाँ पर विभाजित होकर के जो अंडाणु है उसका निर्माण करती है। इधर देखो प्राथमिक oocyte जो कोशिका होती है, प्राथमिक oocyte कोशिका, इस कोशिका के अंदर यहाँ पर लगातार क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होगा जिससे यहाँ पर कोशिकाओं के अंदर क्या हो रही है, वृद्धि होती है। देखो यहाँ तक का जो चरण है ये तो कौन सा हो गया, यहाँ पर गुणन प्रावस्था का, ठीक है। इसके बाद में ये जो कोशिकाएं है ये आकार के अंदर वृद्धि करती है और किसका निर्माण करती है, द्वितीयक oocyte का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, आकार में वृद्धि करके द्वितीयक oocyte का निर्माण करती है। आकार में वृद्धि होने वाली जो प्रावस्था है उस प्रावस्था को किस नाम से जाना जाता है, वृद्धि प्रावस्था के नाम से जाना जाता है। तीसरी आती है परिपक्वन प्रावस्था। यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट होगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट होगा जो कि असमान व न्यूनकारी विभाजन होगा। असमान का मतलब इसमें एक तो बड़ी कोशिका बनेगी और एक छोटी कोशिका बनती है। बड़ी जो कोशिका होती है इसे तृतीयक oocyte के नाम से जाना जाता है, जबकि जो छोटी कोशिका है इसे प्रथम ध्रुवीय कोशिका के नाम से जाना जाता है, ध्रुवीय कोशिका के नाम से जाना जाता है। तो देखो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक तो तृतीयक oocyte और एक ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। इस अवस्था के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, अंडोत्सर्ग की क्रिया संपन्न होती है। तृतीयक जो oocyte है इसको उदर गुहा के अंदर मुक्त किया जाता है, तृतीयक oocyte को उदर गुहा के अंदर मुक्त किया जा रहा है। इसके पश्चात यहाँ पर उदर गुहा के अंदर मुक्त होने के पश्चात देखो निषेचन से कुछ समय पहले, निषेचन से कुछ समय पहले इस तृतीयक oocyte के अंदर वापस क्या हो जाता है, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड क्या होगा, कंप्लीट होता है, जिसके फलस्वरूप एक तो क्या बनता है, अंडाणु बनता है और एक क्या बनती है, यहाँ पे दूसरी पोलर बॉडी बनती है या फिर ध्रुवीय काय। इसी समय जो प्रथम ध्रुवीय काय होती है ये भी क्या हो जाती है, यहाँ पर विभाजित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर तीसरी और चौथी ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। इस प्रकार अंड जनन की जो क्रिया होती है उसके अंदर एक तो अंडाणु बनता है और तीन यहाँ पे ध्रुवीय कोशिकाएं बनती है। देखो मादा के अंदर जो मध्य चक्र रज चक्र होता है, इस रज चक्र के अंदर यहाँ पर एक चक्र में केवल एक ही अंडाणु का निर्माण होता है, बाकी तीन क्या बनती है, यहाँ पे ध्रुवीय कोशिकाएं बनती है। इसके अलावा अंड जनन के अंदर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर यहाँ पर कुछ समय का अंतराल होता है। जैसे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट अंडाशय के अंदर संपन्न हो रहा है, जबकि सेकंड कहाँ पे हो रहा है, उदर गुहा के अंदर निषेचन से कुछ समय पहले यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड संपन्न होता है। तो एक कोशिका के द्वारा केवल एक ही अंडाणु बन रहा है और तीन क्या बनती है, यहाँ पे जो ध्रुवीय कोशिकाएं होती है उनका यहाँ पे निर्माण होता है। इस प्रकार से मानव में जो युग्मक जनन की क्रिया या फिर मादा के अंदर जो अंड जनन की क्रिया होती है वो संपन्न होती है। आगे बात करते हैं यहाँ पे अंड जनन और शुक्र जनन में समानता और असमानता की। देखो शुक्र जनन व अंड जनन
में समानता व असमानता, यानी कि इनमें कौन कौन सी समानताएं पाई जाती है और कौन कौन से इनमें अंतर पाए जाते हैं। देखो समानता की बात करते हैं तो दोनों में यहाँ पर 3 प्रावस्थाएं होती है। पहली थी गुणन, दूसरी वृद्धि और तीसरी परिपक्वन। दोनों के अंदर जो प्रावस्थाएं होती है वो क्या होती है, समान होती है। दूसरा यहाँ पे समानता देखना, दोनों की गुणन प्रावस्था में यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है। दोनों की गुणन प्रावस्था के अंदर समसूत्री विभाजन होता है। तीसरा अंतर देखना, दोनों की परिपक्व प्रावस्था में यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखो दोनों की गुणन प्रावस्था में समसूत्री और परिपक्व प्रावस्था में अर्धसूत्री विभाजन होता है। चौथा अंतर आता है समानता, दोनों के अंदर यहाँ पर अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। अगुणित युग्मकों का क्या होता है यहाँ पे, निर्माण। तो ये अंडजनन और शुक्र जनन की जो क्रिया थी उसमें समानता है कि दोनों के अंदर कौन कौन सी समानताएं होती है। तो देखो पहली समानता तो है दोनों में तीनों अवस्थाएं पाई जाती है, गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था और परिपक्व है। दूसरी इसमें समानता है, दोनों की जो गुणन प्रावस्था होती है इनमें समसूत्री विभाजन होता है। तीसरा अंतर आता है, दोनों के अंदर जो परिपक्व प्रावस्था होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। और चौथा अंतर आता है, दोनों में अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। ये तो थी इनमें समानता। अब असमानता में देखना, शुक्र जनन और अंड जनन के अंदर कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं। देखो शुक्र जनन और अंड जनन की क्रिया के अंदर कौन कौन से अंतर होते हैं। पहला, शुक्र जनन की क्रिया के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जबकि अंड जनन की क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर अंडाणुओं का निर्माण होता है। देखो शुक्र जनन की क्रिया में शुक्राणु का निर्माण होगा और अंड जनन की क्रिया में अंडाणुओं का निर्माण होता है। दूसरा, शुक्र जनन की वृद्धि प्रावस्था छोटी होती है, जबकि यहाँ पर अंड जनन की वृद्धि प्रावस्था बड़ी अवधि की होती है। देखो अंड जनन की वृद्धि प्रावस्था कैसी है, बड़ी अवधि की, और शुक्र जनन की जो वृद्धि प्रावस्था है ये कैसी होती है, छोटी अवधि की होती है। तीसरा अंतर आता है इसमें कि जो शुक्र जनन की क्रिया है, शुक्र जनन की क्रिया में एक कोशिका द्वारा यहाँ पर 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जबकि अंड जनन की जो क्रिया है इसके अंदर एक कोशिका द्वारा 1 अंडाणु का निर्माण होता है और 3 क्या बनती है, यहाँ पे ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। देखो ये भी अंतर है, शुक्राणु 4 बन रहे थे और यहाँ पे केवल 1 अंडाणु बनता है और 3 ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। फिर आता है शुक्राणु यहाँ पे छोटे व गतिशील होते हैं और अंडाणु यहाँ पे बड़े आकार के और अगतिशील होते हैं, बड़े आकार और अगतिशील होते हैं। देखो शुक्राणु आकार के अंदर छोटे होते हैं और गतिशील होते हैं, जबकि जो अंडाणु होते हैं ये बड़े आकार के और अगतिशील होते हैं। इसके अलावा जो शुक्र जनन की क्रिया है, शुक्र जनन की क्रिया वर्षण में और अंड जनन की क्रिया अंडाशय के अंदर संपन्न होती है। शुक्र जनन की क्रिया कहाँ पे संपन्न होगी, वर्षण के अंदर, और जो अंड जनन की क्रिया है ये कहाँ पे संपन्न होती है, अंडाशय के अंदर संपन्न होती है। इसके अलावा यहाँ पर परिपक्व प्रावस्था में शुक्र जनन की क्रिया में
दोनों अर्धसूत्री विभाजन, दोनों अर्धसूत्री विभाजन साथ साथ होते हैं और इसके अंदर क्या होता है, केवल अंडाशय के अंदर तो कौन सा होगा, मियोसिस फर्स्ट, और बाद में कौन सा होगा यहाँ पे, मियोसिस सेकंड, यानी कि इन दोनों के मध्य अंतराल पाया जाता है, जबकि ये दोनों विभाजन क्या हो जाते हैं, शुक्र जनन में एक साथ हो जाते हैं। शुक्र जनन की जो क्रिया है इसमें समान शुक्राणु बनते हैं और इस शुक्र जनन की जो क्रिया है इसके अंदर यहाँ पर जो अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन, इसके फलस्वरूप समान आकार के शुक्राणु बनते हैं, जबकि इसके अंदर क्या होगा कि एक तो बड़े आकार का अंडाणु और 3 छोटे आकार की ध्रुवीय काय बनती है। देखो अर्धसूत्री विभाजन से समान आकार के शुक्राणु बन रहे हैं और इसके अंदर यहाँ पर बड़े आकार का तो अंडाणु बन रहा है और छोटे आकार की ध्रुवीय काय बनती है। देखो शुक्र जनन और अंड जनन की क्रिया के अंदर अंतर और समानता थी। समानता बताई, दोनों में तीनों अवस्थाएं पाई जाती है, गुणन, वृद्धि और परिपक्व है, समान है। दोनों की गुणन प्रावस्था में समसूत्री विभाजन होता है, फिर है दोनों की परिपक्व प्रावस्था में अर्धसूत्री विभाजन होता है, फिर है दोनों में अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। ये तो थी इसमें समानता। असमानता की बात करते हैं, शुक्र जनन के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है और अंड जनन के अंदर अंडाणुओं का। शुक्र जनन की वृद्धि प्रावस्था छोटी होती है और इसकी वृद्धि प्रावस्था बड़ी अवधि की होती है। शुक्र जनन की क्रिया के अंदर एक कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं और इसके अंदर एक कोशिका से केवल एक अंडाणु और 3 ध्रुवीय काय बनते हैं। फिर है शुक्राणु छोटे व गतिशील होते हैं, जबकि अंडाणु बड़े आकार के और अगतिशील होते हैं। शुक्र जनन की क्रिया वर्षण में संपन्न होती है और ये अंडाशय के अंदर संपन्न होती है। फिर परिपक्व अवस्था में दोनों जो अर्धसूत्री विभाजन होते हैं वो साथ साथ होते हैं और इनके अंदर यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट और सेकंड के अंदर कुछ अंतराल होता है। फिर आता है अर्धसूत्री विभाजन। समान अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात यहाँ पर समान आकार के शुक्राणु प्राप्त होते हैं, जबकि इसके अंदर एक तो क्या हो रहा है, बड़े आकार का अंडाणु और 3 छोटे आकार के यहाँ पर ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। इस प्रकार से जो शुक्र जनन और अंड जनन की क्रिया है उसके अंदर समानता व असमानता पाई जाती है। आज के लिए इतना ही।